ओके, आगे चलते हैं, एक नया केस हैंडल करेंगे जिसमें क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ में प्रोजेक्शन डालेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव स्टडीड अर्लियर ओनली अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन only and only magnetic field, not in both the electric field as well as magnetic field। जो चार्ज पार्टिकल हम लोग अब तक स्टडी कर रहे थे वो क्या था, जो चार्ज पार्टिकल के बारे में हमने अब तक स्टडी किया था वो क्या था भाई, वो था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली। नाउ द टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स। नाउ द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन बोथ द फील्ड्स। Now at the same time simultaneously electric field and magnetic field are switched on। दोनों के दोनों एक साथ स्विच ऑन कर दिए जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या असर पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर वो हमें थोड़ा सा पढ़ना है। और ये एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, ये जो मोशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें सिंपल चीजें पढ़ना है पहले, बाद में जितना कॉम्प्लिकेशंस पढ़ना है पढ़ो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सिंपल बातों को दिमाग में रखो जो कि आपको कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में, जानने में, एनालिसिस करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करेगा। ठीक है, सिंपल चीजों को आप पहले समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से आता है, सिंपल चीजें शुरुआत करेंगे। तो सिंपल चीजों से शुरुआत करते हैं। चलिए तो स्टडी करते हैं। तो स्कूल में यही होता है ना, पहले हम लोग क्लास 1 में होते हैं, फिर क्लास 2 में, फिर क्लास 3 में, फिर क्लास 4 में। उसी तरह से पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में ही चार्ज पार्टिकल का मोशन को स्टडी कर रहे थे, जो कि पढ़ना काफी आसान था। ये भी आसान है, उससे भी आसान है, बस एक बार उसे समझ जाओगे तो आपके लिए काफी आसान बन जाएगा। चलिए इसको स्टडी करते हैं। अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे जगह पे रखा जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों मौजूद हो, एक साथ मौजूद हो, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स काम करेंगे। पहला फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा फोर्स काम करेगा मैग्नेटिक फोर्स। दोनों फोर्स एक साथ काम करेंगे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर एक साथ काम करेगा तो नेट फोर्स कितना होगा, देखिए यहाँ ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना, इन दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो आएगा लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन का। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, इट्स दिस इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। है ना, कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ देखिए चार्ज को हम कॉमन रख लेते हैं, यहाँ पे चार्ज को कॉमन रख लेते हैं, यहाँ चार्ज को हटा करके इसको भी हटा देते हैं, मिटा करके यहाँ पे आप देखिए कि क्या इक्वेशन बन रहा है। चार्ज दोनों में था तो चार्ज को हमने क्या कर दिया, कॉमन रख दिया, फिर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख देते हैं और प्लस यहाँ पर V क्रॉस B लिख देते हैं। ठीक है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। चार्ज कॉमन हमने बाहर रख दिया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड है भाई, सॉरी यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, नेट फोर्स है, इट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कितना होगा, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिखेंगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज इनटू V क्रॉस B। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, इलेक्ट्रिक, सॉरी ये मैग्नेटिक फोर्स, तो ये क्या, ये दोनों क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उस इक्वेशन का नाम है लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। उन्होंने दिया था, उन्होंने इस इक्वेशन को बनाया था, बताया था, लोगों को जना दिया था, इसके वजह से उनके नाम पे पड़ा लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन इज द इक्वेशन इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस अराइज होते हैं, तो हमें सिंपल केसेस को स्टडी करना है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस को स्टडी नहीं करना है, अभी बाद में स्टडी करेंगे। अगर आपको रिसर्च करना हो तो बाद में करेंगे, पहले हम सीधी बातों को समझेंगे। फर्स्ट केस क्या है कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर कोलिनियर। बात को समझिए, वेलोसिटी वेक्टर जो चार्ज पार्टिकल का है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो उस जगह पर मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है, ये तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में स्थित है। यहाँ पे आप गौर से देखिए एक ही लाइन में कैसे स्थित है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को भी दे रखा है, और वेलोसिटी वेक्टर चार्ज वेक्टर है, चार्ज है जो जिसका क्वांटिटी कितने स्मॉल क्यू है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो यहाँ आप देखिए कि सब के सब कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में स्थित है। इस चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, हमने
क्लियरिटी के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट करके रख दिया वी वेक्टर। वी वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है, कोलिनियर में है, एक ही लाइन में है, एंटी पैरेलल भी नहीं है। अगर आपको केस स्टडी करना होगा तो आप एंटी पैरेलल वाला केस भी स्टडी कर सकते हो, लेकिन पहले सिंपल केस समझो कि ऑल दिस थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर टू वन अनदर। इफ दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर टू वन अनदर देन व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा वो समझिए। तो सबसे पहला सीधी सी बात है, कोई बच्चा भी कह देगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर है और अगर हमने कुछ वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया है और वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर कोलिनियर टू ईच अदर, देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू 0 ऑन दैट पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के दोनों पैरेलल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 0 हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्या होगा, इस कहानी में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0 हियर, मैग्नेटिक फोर्स इज 0 बिकॉज क्यू भी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। याद रखिएगा इस चीज को, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे दो पैरेलल वेक्टर का या एंटी पैरेलल वेक्टर का तो उसका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भी इसको प्रोजेक्ट कर सकते थे तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 ही आता, तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 ही आता, याद रखिएगा। लेकिन हमें सिंपल केस बताया आपको कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑल दिस वेक्टर्स आर पैरेलल टू वन अनदर। जब ये सब एक दूसरे के पैरेलल में है, एक ही लाइन में स्थित है, तो कहानी क्या बन रही है, पहला कहानी क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0, चार्ज पार्टिकल के ऊपर में क्या है भाई, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0 है, तो जो फोर्स बचा हुआ है क्या इलेक्ट्रिक फोर्स भी इक्वल टू 0 है। अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 चलो इक्वल टू 0 आ गया तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स भी इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमने एक फील्ड भी है जो यहाँ पे जो यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। याद रखिएगा इस चीज को कि मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर देखा और वेलोसिटी वेक्टर इधर डाल दिया, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक सिंपल सा केस समझो, सिंपल सा केस, ये तो मैं बताऊंगा, पहले एक मेरी बात समझो कि मान लो कहीं एक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो कहानी क्या होगी, जो पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, तो वो पैराबोलिक हो जाएगा। वो कैसा होगा, पैराबोलिक हो जाएगा, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी बस इतना समझो कि जो पैराबोलिक इक्वेशन आएगा वो तो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। पहले यहाँ ये समझिए कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0 है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि चार्ज भी 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये समझिए कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव। बट इफ द चार्ज इज नेगेटिव इट मींस फोर्स इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, ठीक है, एक्सेलरेट दोनों कारण दोनों केस में करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है भाई, इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, और जब एक्सेलरेट करेगा तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बाय मास। जितना चार्ज पार्टिकल का मास होगा डिवाइडेड बाय मास कर देंगे, इसका कुछ ना कुछ डिफरेंट मास होगा ना भाई, क्योंकि हर एक चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होता है। तो फोर्स बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स यहाँ क्यू एन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, अगर चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो बहुत सारे इक्वेशंस आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, इस तरह से बहुत सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए शर्माना नहीं है, ठीक है, शर्माओगे तो घबरा जाओगे, है ना, घबराओगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑल आर कोलिनियर टू वन अनदर, सब के सब एक दूसरे के कोलिनियर है। मैग्नेटिक फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं है, एक्सेलरेशन में निकाल दिया, तो ये कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, q इनटू e डिवाइडेड बाय मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जितने सारे हैं आप स्टडी कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन याद रखिएगा कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया तो पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिटार्ड करेगा चार्ज पार्टिकल को, फिर एक्सेलरेट करेगा। लेकिन
ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो पहले ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, फिर एक्सेलरेट करेगा। वो कहानी आप खुद समझ सकते हो, बेसिक चीजें हैं, ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता, फिर भी आप सोचो समझो, जो कि जब तक आप बेसिक चीजें नहीं समझोगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इससे सिंपल केस और क्या हो सकता है। दो ही सिंपल केस हमने अभी अब तक स्टडी किया, मात्र दो केस। पहला केस क्या था, ऑल आर पैरेलल टू वन अनदर, velocity vector, electric field vector and magnetic field vector all are perpendicular to one another। जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। वैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये तो हम लोग स्टडी कर चुके। ये सब के सब पैरेलल है, ये सब के सब पैरेलल है, देख लीजिए एक ही डायरेक्शन में है। और जितने सारे केसेस हैं आप स्टडी करके, नीट में भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक चीजें पूछता है, उसका भी आंसर दे सकते हो, बशर्ते बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नीट के लिए बेसिक नॉलेज होने चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स से प्रति जो होता है ना, फोबिया बना रहता है, उस फोबिया को हटाओ, दिमाग को इमेजिनेटिव लगाओ, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ। ये फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। If both all these are perpendicular to one another, then the case arises। कौन सा केस अराइज हो रहा है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ जो केस आप देख रहे हो, यहाँ देखो वेलोसिटी वेक्टर, जिसको मान लो हमने x एक्सिस की तरफ डाल दिया। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने y एक्सिस मान लिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जिसको हमने z एक्सिस की तरफ मान लिया। और आपको पता है कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर। नॉर्मल केसेस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लोग पढ़ते हैं, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और एक पॉजिटिव x एक्सिस होता है, उसके अपोजिट में नेगेटिव x एक्सिस होता है, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर आप ये देखो कि वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये हमारा सेकंड केस है, और इससे भी सिंपल केस है अगर आपके समझ में आ जाए तो। इससे तो सिंपल नहीं है लेकिन सिंपल है ना, सेम है। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, सब के सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कहानी क्या बनेगा, तो कहानी क्या बनता है वो देखिए। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चुनेंगे, हम इस तरह से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चुनेंगे। ठीक है, इस तरह से चुनेंगे कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0। इस तरह का डायरेक्शन हमारा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि अगर हमने नेट फोर्स इक्वल टू 0 रख दिया, मींस एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0, मतलब चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो जा रहा है। चलिए ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं है। एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा था उसी स्पीड से पार्टिकल मूव करता रहेगा, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाली नहीं है। इट मींस पार्टिकल विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी मींस उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, स्पीड की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट, बहुत ही सेम है ना। वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट मींस स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। इस तरह से डायरेक्शन हम रखेंगे। तो इस तरह से डायरेक्शन रखने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम 0 हो। अगर इन दोनों का सम 0 हो, मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करें, एक दूसरे के अपोजिट में काम करे। अगर एक दूसरे के अपोजिट में काम करे तो हमने इस तरह का मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिखा है। डायरेक्शन हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कभी भी मैग्नेटिक फोर्स के बराबर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैन नेवर बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स बट इन मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक अलग फोर्स है जो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू वेलोसिटी वेक्टर इंटू क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को कि ये दोनों वेक्टर सेम नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। मैग्नीट्यूड सेम कर सकते हैं हम लोग।
स्केलर है दोनों, मैग्नीट्यूड अगर हमने सेम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ही लिखा और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी लिखा तो चार दोनों कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी वी, यहाँ हमने वी लिखा तो v इज इक्वल टू ई बाई वी, वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से v आता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हमने एक वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का रेशियो अगर कुछ कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये उसी स्पीड से पार्टिकल मूव करता रहेगा। पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, particle with the charged particle move in the same direction with same speed in both the effect of electric field and magnetic field। ये कैसी कहानी है भाई, ये कैसी कहानी है? तो इस कहानी को रेज करने के लिए हमने क्या कर दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों को इस तरह का व्यवस्था किया था। इसे व्यवस्था करने से पहले हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में होने चाहिए। बोथ दिस वेक्टर्स मस्ट बी अपोजिट इन डायरेक्शन। तो चलिए यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए गौर से कि चार्ज पार्टिकल तो है, चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड धर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के जस्ट अपोजिट में है, मतलब निगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा। तो निगेटिव y एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन हमने सेम कर दिया, इस डायरेक्शन सेम कर दिया, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, सेम होगा तो ऐड हो जाएगा ना, सेम तो कर नहीं सकते, अपोजिट कर दिया तो ही एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में हमने कर दिया, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर खींच रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, और बैलेंस करने के कंडीशन में क्या होगा, वो नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो जो वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी से वो चलता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलता चला जाएगा तो कैसे होगा वो देखिए। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को इधर रखा और यहाँ पर हमने V क्रॉस B, भी इधर रखा, क्रॉस B लगाते हैं तो V क्रॉस B डाउन द अर्थ दिखा रहा है, V क्रॉस B डाउन द अर्थ। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, सी हियर V क्रॉस B, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स डाउन द अर्थ यहाँ बता रहा है, नीचे बता रहा है। तो सिलेक्शन हमें कुछ इस तरह से करना होगा, तो समझ में आ सकता है। यहाँ पे V क्रॉस E इंटू B ये भी लिख सकते हैं, है ना, अगर ये इतना है तो V E और B इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन पता करना हो तो। इन दोनों का फोर्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड सेम, वेलोसिटी सेम है और इसी स्पीड से चलता चला जाएगा। लेकिन इससे अगर ये यूज कहाँ होता है, तो वेलोसिटी सेलेक्टर में इसका यूज होता है। नाउ दिस प्रिंसिपल यूज्ड इन वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसा जगह है जहां पे हम वेलोसिटी को सिलेक्ट करते हैं बाय चूजिंग ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को चुनने के बाद जो रेशियो आता है वही स्पीड वेक्टर बताएगा, और वो वेलोसिटी सेलेक्टर में एक पार्टिकुलर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का देते हैं और वो उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करते जाता है। पार्टिकल इज नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है। मतलब डिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स डिफ्लेक्ट तो होना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स, समझो बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हम रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जिस डायरेक्शन में हमने उस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। इस प्रिंसिपल का यूज वेलोसिटी सेलेक्टर में यूज होता है एक पार्टिकुलर वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, यूज करने के लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इससे कॉम्प्लिकेटेड आपको स्टडी करना है तो आप समझ सकते हो कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की क्वांटिटी ज्यादा है और मैग्नेटिक फोर्स की क्वांटिटी कम है, तो नेट फोर्स एक इधर जा रहा है, हमने स्पीड को इधर दिया है, तो क्या कहानी होगी, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको बाद में पढ़ना है, अभी आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया क्या बताया कि चार्ज पार्टिकल का मोशन अभी किस किस के फील्ड में है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर में हो रहा है, दोनों के अंदर में है। तो एक लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये लॉरेंट्ज इक्वेशन हमने देखा है, और ये लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन में नेट फोर्स क्या होता है, 0। ये दूसरा केस के हम अंदर समझते हैं, और लॉरेंट्ज फोर्स में यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स पहले केस में हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो भी ये लॉरेंट्ज इक्वेशन कहलाएगा, ये भी दोनों कहलाएगा, है ना।
तो चलिए इतना सारा चीज हमने स्टडी कर लिया। इससे रिलेटेड कभी भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मुझे लगता है आप सॉल्व कर पाओगे, और अच्छे से समझ लो, पहले बातों को समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।